तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वास्थ्य क्लासेस की ओर से। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 2023 का एग्ज़ाम अब 2 मंथ में होने वाला है और इसमें हम लोगों को कुछ अच्छे रैंक्स लाने के लिए कुछ ऐसे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए गेस पेपर का जो 2023 का है उसका क्वेश्चन आंसर जो है सब्जेक्टिव उसको हम लेकर आए हैं। विश्व समकालीन राजनीति का 1 और पार्ट 2 दोनों भाग इसी में है और एक वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन डाले हैं। आपको कम से कम इस पर 10-10 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है और इसको दिमाग में बैठाना है, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नंबर की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर सुनते हैं और बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उसका हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। सबसे पहले आप एक याद रखिए बात कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको 1 नंबरी क्वेश्चन हो या 2 नंबरी क्वेश्चन उसको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ज़्यादा हम लेट न करते हुए चलते हैं अब अपने सब्जेक्ट की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो इसको पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। भारत रत्न चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से एक था। वस्तुतः 1946 ईस्वी में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जब 1965 ईस्वी में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया, तब भारत ने उस समय सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का हिमायत रहा है। भारत यह जानता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है। इसे किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होने का संकेत मिलता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बनकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे भारत देश के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। ऐसे कुछ और भी तर्क हैं जिनके चलते सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी अप्रभावी रही है। कुछ देशों की मान्यता है कि विश्व में उभरती हुई शक्ति के रूप में चूंकि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एवं दक्षिण अफ्रीका भी है, इसलिए यदि भारत को अस्थायी सदस्य मिलती है तो इन देशों को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना पड़ सकता है। एक मान्यता यह भी है कि यदि सुरक्षा परिषद में कोई विस्तार होता है तो सर्वप्रथम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में भारत या किसी और देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के 69वें अधिवेशन के संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलते समय के अनुकूल सुधार के लिए सुझाव दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्ध को रोकने, आपसी शांति और भाईचारे स्थापित करने तथा जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए की गई। आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं। इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और इस संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से ही संगठन के सामान्य उद्देश्यों की झलक मिल जाती है, लेकिन प्रस्तावना से संयुक्त राष्ट्र संघ के संपूर्ण उद्देश्यों की विवेचना नहीं हो पाती है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसकी सम्यक व्यवस्था कर दी गई है। अनुच्छेद 1 में वर्णित संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। अब अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना कैसे की जाए। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम उद्देश्य था कि मानव जाति को युद्ध की भयंकरता से मुक्ति प्रदान करना और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आधार पर शांतिमय ढंग से हल करना है। गुडस्पीड का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य है।
कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण नहीं हो। इसलिए कहा गया है कि शांति भंग होने की प्रस्तावना वास्तविक स्थिति तथा आक्रमण से पूर्व यह विभिन्न शांतिमय तरीकों द्वारा विवादों का निपटारा कराने का प्रयास करेगा। चार्टर के अनुच्छेद 6 में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। चार्टर का अनुच्छेद 2 शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए सदस्य राज्यों को अनुदेशित करता है कि सदस्य राज्य अपने विवादों को शांतिमय ढंग से सुलझाने का इस प्रकार प्रयास करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय को किसी प्रकार का खतरा न हो। इसके बाद दूसरा नंबर पर है मैत्रीपूर्ण संबंध में वृद्धि। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त राष्ट्रों में मैत्री संबंधों की वृद्धि करना है तथा सभी छोटे बड़े राज्यों को समानता का अधिकार देकर आत्मनिर्भर के सिद्धांत का पालन करना है। तीसरा नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा उद्देश्य यह है कि राष्ट्रों के सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सभी राष्ट्रों के सहयोग से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक आदि विभिन्न विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना से भी इसी उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय संघीय संविदा में आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जोर नहीं दिया गया था। संविदा के अंतर्गत इन कार्यों को समितियों तथा आयोगों के जिम्मे सौंपा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह संविदा में मानव अधिकारों का भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख तो अवश्य करता है, लेकिन इनको कार्यान्वित करने के लिए किसी साधन की व्यवस्था नहीं करता। अगला है कि चौथा नंबर पर सामंजस्य। तो इसका है कि संयुक्त राष्ट्र का चौथा उद्देश्य है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सके। हमारा तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है क्योंकि हर सदस्य राज्यों को इसमें सार्वभौम समानता के आधार स्थान प्राप्त है। प्रत्येक सदस्य राज्य को इसमें 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, किंतु हर सदस्य राज्य को सिर्फ एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका सत्र हर वर्ष लाइट चली गई थी, तो आगे बढ़ते हैं। इसका सत्र हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है जो लगभग 3 महीने तक चलता है। महासभा के सारे निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं, किंतु किसी संधि या महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास करने हेतु उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक। समझते हैं कि महासभा के कार्य क्या क्या होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार महासभा के प्रमुख कार्य हैं। पहला नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने हेतु सहयोग के सामान्य सूत्रों पर विचार करना। दूसरा आता है कि निशस्त्रीकरण एवं शस्त्रों के विनिमय को प्रभावित करने वाले सूत्रों पर विचार करना। तीसरा आता है शांति भंग होने की आशंका पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना, यानी कि इधर करना। चौथे नंबर पर सुरक्षा परिषद के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करना। और छठवें नंबर पर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। सातवें नंबर पर हमारा आता है विभिन्न राज्यों के बीच संबंध सुधारने हेतु अनुशंसा करना। और सातवें नंबर पर आता है मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा की व्यवस्था करना। और इसके बाद आता है हमारा जो है 9वें नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून को वैधानिक रूप देना। और 10वें नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र के बजट की मंजूरी देना। सदस्य राज्यों को दी जाने वाली राशि को निश्चित करना तथा अपने विभिन्न अंगों को दिए गए खर्चों और अनुदानों की जांच पड़ताल करना। इस प्रकार महासभा अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय संस्था है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाती है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। और ये सब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये गेस्ट पेपर से 2023 के गेस्ट पेपर से लिए गए हैं और ये आपको परीक्षा में 100% पे आने वाला है। तो आप इसको चूकिए मत, आप इसको याद कीजिए अगर पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार आता है। भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करता है। हाँ, ये प्रश्न बहुत गंभीर है कि किस आधार पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करता है। तो उत्तर इसका है कि भारत सुरक्षा परिषद के विस्तार का हिमायती रहा है और इस आधार पर वह परिषद के अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहता है। इसके साथ ही भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा भी प्रस्तुत किया है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने नियमित आधारों का दावा किया है।
पहला आधार है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। यहाँ समस्त विश्व की कुल आबादी का 1/6 भाग निवास करता है। इसके साथ साथ दूसरा नंबर पर कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मानदंड पर भारत का स्थान विकासशील देशों में पहला स्थान पर है। तीसरा नंबर है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों में प्रारंभ से ही सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 24 अक्टूबर को इसको पूर्ण रूप से बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ को, और भारत उसमें 30 अक्टूबर को ही अपना जो है सक्रिय भूमिका निभा दिया न, उसमें सम्मिलित हो गया था। इसके बाद चौथे नंबर पर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है। इस आंदोलन ने शीत युद्ध के समापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाँचवें नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली कार्यक्रम में भारत लंबे समय तक ठोस भूमिका निभाता रहा है। छठवें नंबर पर विश्व के विभिन्न भागों में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेनाएं कार्यरत रही उसमें भारत की अग्रणी भूमिका रही है। इसके बाद ये जो है छठा नंबर पर विश्व के विभिन्न भागों में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेनाएं कार्यरत रही उसमें भारत की अग्रणी भूमिका रही है। यानी कि UN पीस ऑफ क्या तो उसको बोलते थे, उसमें जितने भी देश के सैनिक होते थे उसमें हमारा जो भारत था उसमें भी बहुत आगे रहता था। सातवें नंबर पर वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आठवें नंबर पर भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसने नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के चंदे की राशि का भुगतान किया है। मतलब कि हमेशा कभी भी चूकता नहीं है अपना चंदा देने के मामले में। इस प्रकार भारत के उपयुक्त दावों का आधार पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत एक प्रबल दावेदार है और इस आधार पर उसे परिषद की अस्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका रूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निकट या फिर भविष्य में भारत या किसी अन्य देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले। ये तो वाकई बात है। आप इसको डिटेल से पढ़ें तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे एग्ज़ाम की दृष्टि से अब एग्ज़ाम हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, हमारा एग्ज़ाम मात्र 2 महीना है, तो इसके लिए हम आपको सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी याद कराएं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए और देखते रहिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुरक्षा की परंपरागत और अपारंपरिक अवधारणा की व्याख्या करना है। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, उत्तर में सुनिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध की हानि उठानी पड़ती है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है जिसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। सरकार अपनी शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है। छोटे देश बड़े देशों के साथ अपना संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि समय पड़ने पर उसकी सुरक्षा हो सके। परंपरागत सुरक्षा नीति का तीसरा तत्व गठबंधन बनाना है। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमलों को रोकने अथवा उसमें रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या होता है? तो निष्कर्ष सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा से माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। अब समझते हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या होती है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से है संबंध नहीं है, बल्कि इनमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। पारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों के अनुसार सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदायों या कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूखमरी, बीमारी, अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार की रक्षा आदि को शामिल किया जाता है। इसमें समस्याओं को निपटने के लिए राज्य के अलावा गैर सरकारी संगठनों, निजी निकायों तथा क्षेत्र गठबंधनों के सहयोग से भी कामना की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 6वें नंबर पर है कि विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, उसका उल्लेख करना है। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कोई भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना है। संघ अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। विश्व में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है कोरिया की समस्या।
कोरिया में क्या समस्या हुई थी? तो 25 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना मिली कि उत्तरी कोरिया की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया है। उसी दिन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तथा परिषद द्वारा युद्ध विराम की मांग की गई। युद्ध विराम नहीं होने पर परिषद ने कार्रवाई की आज्ञा दी और युद्ध रोकने के लिए सेनाएं भेज दी। 27 जुलाई 1953 को युद्ध की विराम संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद परिषद की सैनिक कार्रवाई समाप्त हुई। दूसरा है कि सुएज नहर की समस्या थी। ये समस्या कब थी? तो जब 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। महासभा के एक प्रस्ताव के कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस से अपनी सेनाएं हटाई। कुछ प्रतिबंधों के कारण मार्च 1957 को इजराइल ने भी कुछ शर्तों के साथ सेनाएं हटाना स्वीकार किया। इस प्रकार मिस्र के युद्ध बंद करने तथा विदेशी सेवाएं हटाने के संघ को पूरी सफलता मिली। कुवैत की समस्या। इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने राष्ट्र का एक प्रांत घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में मित्र राष्ट्रों की सेना ने कुवैत को 1991 में ईरान से मुक्त कराया। यह संघ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चौथा नंबर, इंडोनेशिया की समस्या क्या थी जो संयुक्त महासंघ ने इसको समाधान किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए हॉलैंड तथा ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था। दूसरी तरफ इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के बाद युद्ध समाप्त हुआ तथा इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ 5वें नंबर पर निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसका निशस्त्रीकरण की दिशा से भी संघ को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसने रासायनिक हथियारों तथा जहरीली गैसों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रकार संघ ने विश्व के शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता पर अंकुश लगाने का काम किया है। 7वें नंबर हमारा प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो इसका उत्तर होगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण को एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। अब इसको समझते हैं। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण तथा शॉक थेरेपी। हर देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म की निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूरी नहीं किया गया। दूसरे नंबर पर शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों में मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, आप प्रश्न नंबर 8वां कि शीत युद्ध का अर्थ, प्रकृति एवं कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। दोनों के बीच घृणा, द्वेष और टकराव की स्थिति पैदा हुई जिसे किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। अतः शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध न हो रहा हो। शीत युद्ध की स्थिति में परस्पर विरोधी गुटों द्वारा सामरिक अस्त्रों का विकास किया जाता है और इसके निर्माण पर काफ़ी खर्च किए जाते हैं।
इसमें अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तथा एक दूसरे की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जमकर आलोचना की जाती है। इस प्रकार शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर एक तरह से वैचारिक युद्ध है और ऐसी स्थिति में माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। शीत युद्ध के कारण क्या थे, इसको समझते हैं। पहला, शीत युद्ध के प्रमुख कारण है जो पहला, इसमें याल्टा समझौते का निरादर, यानी कि फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच कुछ समझौते किए गए, जिसका सोवियत संघ ने निराद कर दिया, यानी मान्यता नहीं दी। इससे सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों के बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई। दूसरे नंबर पर आता है ईरान में रूसी सेनाओं का जमवाड़ा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं उत्तरी ईरान से तो चली गई, लेकिन सोवियत सेनाएं नहीं हटी, जबकि एक संधि के तहत जर्मनी के समर्पण के 6 माह के भीतर उसे वहां से हट जाना चाहिए था। इससे दोनों गुटों में फिर मतभेद बढ़ गया। तीसरे नंबर पर अमेरिका विरोधी प्रचार था, जो सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने खुलकर अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू कर दिया था, ताकि विश्व के अन्य देशों की दृष्टि में अमेरिका कलंकित हो जाए। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों के बीच मनमुटाव स्वाभाविक है। चौथे नंबर पर आता है साम्यवाद का भय। जब 1917 की क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई तो अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश भयभीत हो उठे। इन देशों ने साम्यवाद को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। और पाँचवें नंबर पर हमारा आता है सोवियत विरोधी प्रचार, यानी कि सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जब देशों ने हर संभव तरीके से सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया तो शीत युद्ध में उग्रता और बढ़ गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के जन्म के पीछे अनेक कारण थे, जिसमें उपयुक्त कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए दोनों महाशक्तियाँ उत्तरदायी थी। 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो आप 9वें नंबर प्रश्न देख सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग का रास्ता तैयार करने के दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का मूल्यांकन करें, या इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि सार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये प्रश्न जो है 2009 और 2010 दोनों में पूछा था, हो सकता है इसमें भी पूछ दे। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। सार्क को दक्षेस भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के 7 देशों का संगठन है, जिसमें पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पाँचवा श्रीलंका, छठवां भूटान तथा मालदीव शामिल है। दक्षिण एशिया के इन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ढाका के प्रभाव शिखर सम्मेलन में दिसंबर 1985 में दक्षेस की स्थापना की गई थी। कब? दिसंबर 1985 में। इस संगठन के माध्यम से सदस्य देशों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि इस क्षेत्र में शांति का माहौल कायम रहे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता रहे। दक्षेस के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग का रास्ता तैयार करने के लिए 7 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर सुधारना। दूसरा है इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना एवं उसे प्रोत्साहित करना। चौथा है आपसी समस्याओं को समझना, उनका आकलन करना एवं परस्पर विश्वास को प्रोत्साहित करना। पाँचवा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करना। छठवें नंबर पर आता है सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वापस में सहयोग को बढ़ावा देना। और 7वें नंबर पर आता है सामान्य उद्देश्य वाले देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। दक्षेस के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क 2007 तक 20% से भी कम कर दिए जाए। दक्षेस की सीमाएं थी, पहला है कि कुछ छोटे देशों को आशंका है कि सप्टा की ओर से भारत उसके बाजार में सेंध मारना चाहता है। दूसरा है कि संगठन में भारत को शक्तिशाली माना जाता है तथा भारत के प्रति सदस्य देशों में संयम बना रहता है। तीसरा है इस प्रकार इस संगठन में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता स्थायी रूप से बनी रहती है। चौथा, पाकिस्तान एक संगठन को भारत विरोधी मंच के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है। और अगला है कि उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी दक्षिण एशिया के देशों के बीच तनाव के माहौलों में दक्षेस की प्रतिक्रिया को नकारा नहीं जा सकता। इस संगठन से दक्षिण एशिया के देशों को एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ है जहां विवादों को सुलझाने एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किए जा सकते हैं। अब हमारा 10वां प्रश्न है और एक वीडियो में हम 10 प्रश्न ही लेकर आते हैं और 10 प्रश्न को आप 2 दिन में मैक्सिमम या 1 दिन में इसको याद कीजिए, फिर 10 अगले दिन याद कीजिए। आपका मात्र 15-20 दिन में आपका 15 दिन नहीं, बहुत कम ही 10-12 दिन में आपका जो है ये हमारा पॉलिटिकल साइंस आपको समाप्त हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।
ये हमारा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसका विघटन कैसे हुआ सोवियत संघ का, तो इस पर विचार करते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे विश्व के शीत युद्ध का अंत हुआ। इस घटना से विश्व की एक महाशक्ति बिखर गई और वहाँ अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद से चली आ रही साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया। इस घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे। पहला है कमजोर अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ की आर्थिक कमजोरियाँ थी, जो सोवियत जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। 1980 के दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही तथा उसके विकास दर में स्थिरता आ गई। इससे उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था के शक की निगाहों से देखने लगा। दूसरा है सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। सत्ताधारी साम्यवादी दल तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देश में न स्वतंत्र प्रेस थी न स्वतंत्र न्यायपालिका जो ऐसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। ऐसी स्थिति में शासन के प्रति लोगों की आस्था कम होती चली गई। तीसरा था कि हथियारों की प्रतियोगिता में शामिल होना, यानी शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ ने अपने आर्थिक संसाधनों का बहुत बड़ा भाग परमाणु अस्त्र शस्त्र तथा युद्ध संबंधी अन्य सामग्रियों के उत्पादन में ही लगा दिया। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। चौथा है संचार साधनों में वृद्धि होना। तो संचार साधनों के क्षेत्र में हुई तेजी ने सोवियत जनता को पाश्चात्य देशों में हुए विकास की जानकारी उपलब्ध करा दी। सोवियत जनता इस वास्तविकता को जान चुकी थी कि उनकी व्यवस्था पश्चिमी व्यवस्था की तुलना में काफ़ी पीछे है, पश्चिमी देशों की व्यवस्था में। अतः सोवियत जनता अपने देश की व्यवस्था से असंतुष्ट हो गई। पांचवा हमारा आता है साम्यवादी दल का एकाधिकार। 1977 से लेकर सोवियत संघ के विघटन के दिन तक वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर साम्यवादी दल का एकाधिकार कायम रहा। चुनाव में सिर्फ साम्यवादी दल के लोग ही प्रत्याशी बन सकते थे। एक दलीय व्यवस्था के कारण विपक्ष का अस्तित्व नहीं था तथा मतदान मात्र दिखावा था। ऐसी व्यवस्था के कारण साम्यवाद शासन का जनाधार कमजोर होता गया। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से सोवियत समाजवादी व्यवस्था कमजोर होती चली गई और इसमें सुधार के प्रयास नहीं किए गए। प्रशासन के खुलापन का प्रभाव, केंद्रीकृत सत्ता, गतिहीन प्रशासन, व्यापक स्तर पर फैला हुआ भ्रष्टाचार इस व्यवस्था को खोखला बना चुका था। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ का विघटन स्वाभाविक था। तो ये हमारा दोस्तों था गेस पेपर का एक भाग, जो कि आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया राजनीतिक शास्त्र का, जो 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। फिर अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देंगे और इसके साथ साथ हम आपको 1 नंबर की जो क्वेश्चन होती है वन लाइनर, उसको भी हम एक एक करके रोज़ वीडियो डालते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आती है, अगर आप परीक्षा में अव्वल आना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।